हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिपस्टिक आदिया। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। ये बुक है साइकोलॉजी की। चैप्टर नंबर 1 उसका है यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। इसमें हम मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजी का जो इतिहास रहा है उसकी बात करेंगे, और भारत में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ, मनोविज्ञान और उसकी अन्य शाखाएं कौन कौन सी है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ पर इस फर्स्ट चैप्टर में लेंगे। मनोविज्ञान जो है प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें ऐसा माना गया है। मगर साथ ही साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो मनोविज्ञान की परिभाषा यहाँ चेंज हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान खुद एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनका नाम है साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विवेचना करना। अतः इस शब्द के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ सोल का विषय हमने माना है। शुरुआत में क्या हुआ कि स्टडी ऑफ सोल जो है वो अरस्तु और प्लेटो ने इसका समर्थन किया और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान माना। मगर 17वीं शताब्दी में लिविनिज और लॉक नामक दो वैज्ञानिकों ने साइकी शब्द के लिए ये कहा कि ये आत्मा न होकर क्या है, मन है। तो इस तरीके से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान यानी स्टडी ऑफ माइंड यहाँ पर माना जाने लगा। मगर आत्मा और मन दोनों ही ऐसे शब्द थे जो वैज्ञानिक रूप से उसको वर्णन नहीं किया जा सकता था। ये अप्रेक्षणीय थे, यानी एक तो इनका ऑब्जर्वेशन नहीं होता, और अदर्शनीय थे यानी ये किसी को दिखाई नहीं देते। इसलिए ये दोनों डेफिनेशन भी स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद में मनोविज्ञान को चेतना का यानी कॉन्शियस चेतन अनुभूति का विज्ञान यहाँ पर माना जाने लगा। यहाँ पर चेतना का विज्ञान जब माना तो इसके सबसे बड़े जो समर्थक थे वो थे विलियम वुंट और उनके शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर इनके सबसे बड़े समर्थक थे। तो अब जो साइकोलॉजी है वो 19वीं शताब्दी में आ चुकी है, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना जाने लगा मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1869 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट ने कहाँ प्रयोगशाला खोली थी? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। तो इसके बाद से ही जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो ऑब्जर्वेबल हो गया यानी प्रेक्षणीय हो गया। अब जो चेतना शब्द था, इस चेतना शब्द का वर्णन भी हम व्याख्या नहीं कर सकते थे, इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते थे। ये एक सब्जेक्टिव चीज़ थी यानी व्यक्तिनिष्ठ चीज़ थी ये। तो इसके बाद में मनोविज्ञान को क्या किया, वैज्ञानिकों ने व्यवहार का अध्ययन माना। स्टडी ऑफ बिहेवियर मनोविज्ञान को माना जाने लगा, और स्टडी ऑफ बिहेवियर को सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी वो थे जेबी वॉटसन। इन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय यानी ऑब्जर्वेबल पहलू के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। अब ये जो आत्मा, मन और चेतना थे ये आत्मनिष्ठ थे, यानी केवल व्यक्ति ही उनके बारे में बता सकता था, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। मगर जो व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं, बिहेवियर प्रोसेसेस थे, इनको क्या कर सकते थे हम, यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते थे, देख भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हमारे व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान यहाँ पर माना जाने लगा। यहाँ पर 3 डेफिनेशंस है। उसमें है एक तो सेंट्रोक की 2000 में जिन्होंने दी कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ बैरॉन की है जिन्होंने 2001 में दी। उन्होंने कहा मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है सिसरेली और मेयर की। ये डेफिनेशन है 2006 में इन्होंने दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये आपके यहाँ पर मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, कि क्यों हम मनोविज्ञान की स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के पीछे इसके हमारे मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मनोविज्ञान की स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 मुख्य लक्ष्य हैं: मापन, पूर्वानुमान और व्याख्या। मापन एवं वर्णन यानी उसका मापन करना, फिर उसको बताना कि वो क्या चीज़ है। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, किसी भी मनुष्य के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में पहले से अनुमान लगाना और उसके व्यवहार को नियंत्रित करना। तीसरा है व्याख्या, कि किसी भी व्यक्ति और मनुष्य के
व्यवहार की व्याख्या करना यहाँ पर इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम मापन एवं वर्णन की बात करेंगे। तो ये मनोविज्ञान का सबसे पहला प्राथमिक लक्ष्य था और प्रमुख वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उन्हें क्या करना होता है, मापना आवश्यक होता है। मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है, कई तरह की टेक्निक्स वहाँ पर काम ली जाती है। तो इसके लिए कई तरह की टेक्निक्स का विकास किया गया जिससे कि हम किसी के व्यवहार को मनोवैज्ञानिक तौर पर माप सकें। मगर किसी भी परीक्षण या टेक्निक में विश्वसनीयता और वैधता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता का मतलब है कि अगर आप उस चीज़ को बार बार मापेंगे तो प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपने कोई एक पेपर है जो आपने किसी बच्चे को दिया और अगर उस बच्चे को वो पेपर बार बार करने को दिया जाए तो उसके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वैधता से मतलब है कि यदि कोई परीक्षण आपने बुद्धि के मापन के लिए बनाया है तो वो परीक्षण बुद्धि को पूर्ण रूप से मापता है, ये उसकी वैधता है। यानी जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उस चीज़ को वो पूर्ण रूप से मापता है, ये उस परीक्षण की वैधता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान क्या होता है कि मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना और उसे ठीक ढंग से नियंत्रित करना। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्वानुमान किस तरीके से किया जा सकता है कि आपने उसका मेजरमेंट यानी उसका मापन अगर बहुत अच्छे से किया है तो आप उसका पूर्वानुमान भी बहुत सही सही लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि यदि हमें उसका मापन करेंगे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का या सामान्य उसकी बौद्धिक क्षमताओं का, तो हम उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके का कार्य करेगा या उसके लिए क्या कार्य करना सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा कुछ असामान्य व्यवहार भी होते हैं, तो उन असामान्य व्यवहारों को उनके बारे में हम पूर्वकथन करके उनको नियंत्रित भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका व्याख्या कि मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो मानव के व्यवहार की व्याख्या करना है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोविज्ञान को सिद्धांत का निर्माण करते हैं ताकि उनकी वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की जा सके। अब यहाँ पर व्याख्या से मतलब है कि अमुक व्यक्ति कौन सा व्यवहार कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट रहेंगे, उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या चीज़ें हम उपयोग में ला सकते हैं, वो नियंत्रण से संभव होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो किस में आएगी, व्याख्या में आएगी। मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो बहुत छोटा इतिहास रहा है, ये हमने देखा है। इस तरीके से मनोविज्ञान को क्या है, इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा है। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल, दूसरा है वैज्ञानिक काल। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल, दूसरा है वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल में कहाँ किस चीज़ को रखा है? पूर्व वैज्ञानिक काल में स्टार्टिंग से यानी 400 बिफोर क्राइसिस ईसा पूर्व से लेके 1879 में जब लिप्जिंग में प्रयोगशाला खोली थी उसके जस्ट पहले तक के मनोविज्ञान के इतिहास को पूर्व मनोवैज्ञानिक काल में यहाँ पर रखा है। जब 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जब खोल दी गई थी तो इसके बाद के काल को वैज्ञानिक काल रखा है। सबसे पहले इसमें आते हैं जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, हिप्पोक्रेट्स है, तो ये सब क्या है स्टार्ट हुए थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक 1878 तक यहाँ पर पूर्व वैज्ञानिक काल माना गया है। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व शरीर गठन प्रकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप दिया था। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप यानी शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने यहाँ पर दिया था। हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांत के आधार पर शेल्डन ने सोमेटोटाइप सिद्धांत भी दिया है। तो शेल्डन का जो सोमेटोटाइप सिद्धांत है, जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक विशेष सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है? वो हिप्पोक्रेट्स के शारीरिक गठन के सिद्धांत पर आधारित है। ग्रीक दार्शनिक जैसे एगस्टाइन है, थॉमस है, इनका विचार था कि मन तथा शरीर दोनों दो चीज़ें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, यानी मन और शरीर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ किसने मानी? तो थॉमस और एगस्टाइन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मन और शरीर को अलग अलग माना। मगर देकार्ते और लिबनिस ने क्या कहा कि मन और शरीर दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है। तो उन्होंने ये बताया, किसने? देकार्ते और लिबनिस का मानना था कि मन और शरीर एक दूसरे से संबंधित हैं। देकार्ते का मत था कि व्यक्ति क्या है, जन्म से ही कुछ विशेष आइडिया यानी विचार लेके पैदा होता है।
तो ये एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि किस वैज्ञानिक ने माना था कि मनुष्य जन्म से ही कुछ विशेष आइडियाज़ या विशेष विचार लेके पैदा होता है, तो वो देकार्ते का था। यहाँ पर ये बात याद रखने की है। नेक्स्ट है आपके बाद में कि यहाँ पर लॉक, वैज्ञानिक लॉक का मत था कि जन्म के समय ही व्यक्ति क्या होता है, टैबुला रासा होता है। ये टर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबुला रासा का मतलब होता है मस्तिष्क के कोरे कागज के समान होता है और वो अपने नए नए अनुभव, नए नए विचार से उनको भरता है। तो ये जो मत था वो किसका था, लॉक टैबुला रासा, लॉक टैबुला रासा। ठीक है, इसके बाद रूसो है। रूसो ने क्या कहा, रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से तो बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, मगर समाज के उसके जो कड़वे अनुभव होते हैं वो उसके स्वभाव को क्या बना देते हैं, बुरा बना देते हैं। स्पेंसर का यहाँ पर मानना था, स्पेंसर ने कहा कि जैसे दार्शनिक का मत था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थ था तथा आक्रमणशीलता जैसे गुण, यानी एक तो वो सेल्फिश होता है, एग्रेसिव होता है, ऐसे कुछ बेसिक गुण उसमें होते हैं जो वो मतलब जब पैदा होता है तभी उसमें उपस्थित होते हैं, फिर बाद में वो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। तो रूसो ने कहा कि जन्म से ही आदमी अच्छा होता है मगर समाज के कड़वे अनुभव उसको बुरा बना देते हैं, जबकि स्पेंसर ने कहा कि सारा तो बुरा नहीं होता, उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती है मगर समाज द्वारा उसको नियंत्रित कर ली जाती है और उसका वो स्वभाव बन जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन किया गया जिस उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसे दर्शन शास्त्र का भाग माना, जिसमें जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, इनका योगदान था, जिसमें इन्होंने चेतना और उसमें उत्पन्न विचारों का इन्होंने अध्ययन किया। जबकि दूसरी ओर जो मनोविज्ञान है उसको भौतिक तथा जैविक बायोलॉजिकल साइंस उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियां और इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा ही हम किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके मुख्य जो दो वैज्ञानिक थे वो थे वेबर और फेक्नर। वैज्ञानिक का स्टार्ट होता है आपका 1879 से, जहाँ पर विलियम वुंट ने लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग में वैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। और इसके बाद से ही जो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि थी इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्निरीक्षण विधि, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है अंतर्निरीक्षण विधि। इसे हटाकर अब चीज़ों को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो मनोविज्ञान है वो धीरे धीरे विभिन्न स्कूलों में बंटता चला गया। तो सभी जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपने मत दिए और अपने अपने वहाँ पर उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए। स्कूल्स का मतलब है सबने जिन्होंने अपने मत दिए वो उनके स्कूल्स कहलाए। जैसे वॉटसन ने अपना मत दिया तो व्यवहारवाद उनका एक अपना स्कूल था। इसी तरीके से 5 स्कूल यहाँ पर आपको स्टडी करनी है कि 5 जो मुख्य स्कूल हैं। सबसे पहला आता है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। तो यहाँ पर संरचनावाद ने क्या किया कि जो इंट्रोस्पेक्शन था, या फिर इसको क्या करते हैं अस्तित्ववाद के नाम से भी जानते हैं। संरचनावाद की मुख्य विधि क्या थी, संरचनावाद की मुख्य विधि ही जो थी वो अंतर्निरीक्षण विधि थी। इसके जो स्टार्टिंग किसने की, तो उसके लिए हम विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर को मानेंगे, जो कि अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इन्होंने 1892 में 1892 में स्टार्ट की थी। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति ही थी। ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ही यहाँ पर संरचनावाद भी मुख्य माना है। टिचनर ने चेतना तथा माइंड में अंतर किया। उन्होंने चेतना और दिमाग को अलग अलग खोजने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि चेतना क्या होती है, चेतना अनुभव होता है व्यक्ति का जो वो महसूस करता है। अब टिचनर ने चेतना को 3 तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया। कितने आधार पर, 3 तत्वों के आधार पर। ये मुख्य है और जानने के लिए ज़रूरी है। टिचनर ने 3 तत्वों के आधार पर चेतना का वर्गीकरण किया। सबसे पहले था सेंसेशन यानी एस, दूसरा था भाव या अनुराग यानी एफ, और तीसरा था प्रतिमा या बिंब यानी इमेज आई। SFI ये चेतना के 3 तत्व किसने बताए थे, टिचनर ने बताए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रकार्यवाद या कार्यवाद, जिसे हमने फंक्शनलिज्म कहा है। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से तो विलियम जेम्स ने की थी 1890 में। इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी थी, तो विलियम जेम्स ने दी थी। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करता है, वाई एंड हाउ इज द कॉन्शियस फंक्शन। ठीक है, न कि सिर्फ इस बात पे कि चेतना में कौन कौन से तत्व है। इन्होंने टिचनर ने जो तत्व बताए थे SFI,
तो इस चीज़ को इन्होंने सिरे से खारिज किया, किसने? विलियम जेम्स ने। और इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो कैसे और कार्य कैसे करता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है, न कि उसमें कौन कौन से तत्व है इस चीज़ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर इन्होंने अधिक बल दिया। नेक्स्ट इसमें देखिए आप कि जो प्रकार्यवाद था उसके औपचारिक संस्थापक के रूप में जॉन डीवी को माना जाता है। एंजिल और कर्रेव का नाम भी इसमें आता है। तो औपचारिक संस्थापक की बात होगी संरचनावाद की, तो आपको नाम किसका लिखना है? जॉन डीवी का लिखना है। जॉन डीवी अगर नहीं आता तो विलियम जेम्स का यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तो आप जैसा कि जानते हैं कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वॉटसन ने की थी। 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी। और इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना? एक ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान इन्होंने इसे माना। इसका विषय वस्तु क्या था? सिर्फ और सिर्फ इसका विषय वस्तु व्यवहार थी, न कि चेतना थी। इन्होंने चेतना को सिरे से ही खारिज कर दिया, क्योंकि ना तो वो ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ था, ना ही उसको हम प्रयोगात्मक ढंग से माप सकते थे। इन्होंने यानी वॉटसन ने व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया SR को जन्म दिया। तो SR का जन्म किससे हुआ है? व्यवहारवाद से हुआ है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। इन्होंने अंतर्निरीक्षण जो विधि थी, जो स्टार्टिंग से ही हमारे मानी गई है संरचनावाद में, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। और इन्होंने मनोविज्ञान की कौन सी 4 विधियां बताई? एक तो कहा ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, दूसरा था अनुबंधन यानी कंडीशन, तीसरा था टेस्टिंग यानी परीक्षण, और चौथा था शाब्दिक रिपोर्ट यानी वर्बल रिपोर्ट। तो ये इसके 4 यहाँ पर इन्होंने विधियाँ दी है। कि इन्होंने दी है? वॉटसन ने दी है व्यवहारवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका गेस्टॉल्ट यानी गेस्टॉल मनोविज्ञान। गेस्टॉल स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमन ने की है 1912 में। इसके सह संस्थापक के रूप में कोहलर और कॉफका का नाम भी जाना जाता है। गेस्टॉल एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसमें हिंदी में इसका मतलब होता है आकृति या आकार या समाकृति। गेस्टॉल का अभी सामान्य अर्थ समग्र के रूप से यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मनोविश्लेषण। इस मनोविश्लेषण में मुख्य नाम आता है आपका फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड इसके संस्थापक थे। फ्रायड ने क्या किया? फ्रायड ने अचेतन मन यानी अकॉन्शियस माइंड पर सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। ठीक है, उन्होंने सभी तरह के जो असामान्य व्यवहार थे व्यक्ति के, उन्होंने कहा कि अचेतन मन में ये जो असामान्य व्यवहार होता है किसी व्यक्ति का, वो सारा क्या होता है? उसके अचेतन मन के कारण होता है। यानी अचानक से जो गुस्सा आना, अचानक से जो खुश हो जाना, ये जो व्यवहार परिवर्तित होता है व्यक्ति का, वो किससे परिवर्तित होता है? उनके अनकॉन्शियस माइंड से चेंज होता है। तो और इस अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने जो विधियाँ बताई, उसमें थी एक तो फ्री एसोसिएशन मेथड यानी मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन यानी हिप्नोसिस, और स्वप्न की व्याख्या यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन इसमें सम्मिलित है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि अचेतन के बारे में अध्ययन करने की कौन सी विधियाँ हैं? तो उसमें है फ्री एसोसिएशन मेथड यानी मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न की व्याख्या विधि। अब भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसका हम यहाँ स्टडी करेंगे। भारत में मनोविज्ञान का विकास जो माना जाता है, उसका आधुनिक काल स्टार्ट हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 से भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार मनोविज्ञान पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। फिर इसके बाद में 1916 में यहाँ पर प्रथम बार मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई और इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी यानी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया। प्रोफेसर एन सेनगुप्ता जो कि वुंट की प्रयोगशाला में थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस जो थे वो मनोविज्ञान के अध्यक्ष बने, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो एन सेनगुप्त था वो किससे रिलेटेड थे? तो एन सेनगुप्ता वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे और जो प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस है वो फ्रायड के मनोविश्लेषण में सहायक थे। एन सेनगुप्ता वुंट से रिलेटेड है और प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस किससे रिलेटेड है? फ्रायड से रिलेटेड है। प्रोफेसर बोस जो है
उन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1922 में, जो 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी IPA बन गया। तो IPA यानी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई। ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की शाखा खोली गई। उसके बाद में फिर मैसूर, पटना, इन सभी में धीरे धीरे साइकोलॉजी की ब्रांचेस खुलने लगी और 1960 में हमारे यहाँ मनोविज्ञान विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी स्थापित हो गया 1960 में आके। ठीक है, 1922 से जहाँ शुरुआत की गई, 1915 में उससे पहले सब्जेक्ट चला था, तो 1915 में जो सब्जेक्ट चला था वहाँ 1960 में जाके उसका एक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ खुला। इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है आपका 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो ये थी हमारी भारत के संदर्भ में मनोविज्ञान का इतिहास। अब हम देखेंगे कि मनोविज्ञान अन्य विषयों से किस तरह से इंटर रिलेटेड है। तो ये हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान हो गया है आज के दशक में, और ये है सभी सब्जेक्ट से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। जिसमें सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे। तो दर्शन शास्त्र में तो सीधी सी बात है कि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी मनोविज्ञान के जनक ही दर्शन शास्त्र है यहाँ पर। नेक्स्ट है उसके बाद की अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब में भी मनोविज्ञान आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर बात जो याद रखने योग्य है वो ये है कि अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? थॉमस शेलिंग को। ठीक है, थॉमस शेलिंग को अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद में कि ठीक उसी तरह से आर्य विज्ञान है या कंप्यूटर विज्ञान है या विधि या अपराध शास्त्र है या संगीत या ललित कला है, वास्तुकला, अभियांत्रिकी, इन सब में मनोविज्ञान मुख्य रूप से इस तरीके से इंटर रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रस्तुत अध्याय मनोविज्ञान को व्यवहार को मनोविज्ञान मानते हुए इसकी परिभाषा, प्रकृति और लक्ष्य को निरूपित करता है। लक्ष्य हमने 3 पढ़े हैं, ये हमको पता है। वस्तुतः प्राणी के व्यवहार का अध्ययन लक्ष्योन्मुखी होता है। इस हेतु मनोविज्ञान के लक्ष्य मापन एवं पूर्वानुमान, नियंत्रण और व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किए हैं। मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान के उद्गम को जो कि पूर्व वैज्ञानिक और वैज्ञानिक काल यानी 2 रूप से यहाँ पर बांटा गया है। स्कूल जो है वो कौन से हैं? संरचनावाद है, गेस्टोलवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद। 5 स्कूल हमने इसमें स्टडी किए हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डाला गया। मनोविज्ञान को विभिन्न विषयों के संबंध में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जहाँ इंसान वही विकास संभव है, इसलिए इसे जैव सामाजिक विज्ञान यानी बायो सोशल साइंस भी कहा है मनोविज्ञान को। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने की है कि बायो सोशल साइंस किसको कहा है? मनोविज्ञान को बायो सोशल साइंस कहा है। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं बुक के बाद के, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो ग्रीक शब्दों से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से? मनोविज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है और साइकी और जो लोगोस है वो दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली थी? तो विलियम वुंट की हमें पता है कि 1879 में लिप्जिंग में जर्मनी में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ विवेचना करना होता है। यहाँ पर अध्ययन भी दिया है। तो साइकी का अर्थ यहाँ पर आत्मा होता है, लोगोस का अर्थ होता है विवेचना करना। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? तो मापन एवं वर्णन है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण है और व्याख्या करना है। परीक्षण यहाँ पर मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है। इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम परीक्षण का उपयोग
करते हैं। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण लेके उत्पन्न होता है जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। तो ये किसने कहा था? ये स्पेंसर ने यहाँ पर कहा था। मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक और वैज्ञानिक। संरचनावाद स्कूल की स्थापना की थी, किसने की थी? वॉन टिश्नर ने की थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जेम्स की, विलियम जेम्स की बुक है। सिगमंड फ्राइड का स्कूल का नाम कौन सा है? तो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड का नाम है। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन यानी IPA की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में IPA की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसके बाद में ये डिटेल्ड क्वेश्चंस है जो हमारे किसी काम की यहाँ पर नहीं है। देखो इसमें जो आंसर है 5th का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में इस डेफिनेशन के लिए रूसो दिया गया है जो कि गलत है। रूसो नहीं है, स्पेंसर ने ये डेफिनेशन दी है। आप बुक के चैप्टर में हमने ये ऑलरेडी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ा होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देख लीजिए आप, ये मैं करेक्शन आपको करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण लेके मौजूद होता है जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये स्पेंसर की यहाँ पर डेफिनेशन है। तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस थे जो हमने बुक से देखे थे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।